हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टडी करने जा रहे हैं ईएमएफ, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस एंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। देखिए, जनरली ईएमएफ जिसे हम कहते हैं, अगर कोई आपसे पूछे तो इसकी जो फुल फॉर्म होती है हमारे पास वो है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो कि इक्वल होती है जितना वर्क डन एक सेल के अंदर चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर ले जाने के लिए हमें करना पड़ता है, या फिर आप ये कह सकते हो नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल तक ले जाने के लिए चार्ज पर जितना वर्क डन हुआ उस वर्क डन को जो है हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स से रिप्रेजेंट करते हैं। देखो, ये डेफिनेशन जो है मैं लिख देता हूँ, लेकिन यहाँ जो हम कंसेप्ट करने वाले हैं वो सेल से रिलेटेड है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं करंट की। तो यहाँ हम डेफिनेशन ईएमएफ की कुछ और पढ़ेंगे, लेकिन आपकी इंफॉर्मेशन के लिए जो हमने बोली है इसको भी हम मेंशन कर लेते हैं। तो लिख लीजिए, अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय अ सेल, अमाउंट ऑफ वर्क डन by a cell in moving a unit positive charge, in moving a unit positive charge from negative terminal to positive terminal या through is called its electromotive force। जितना वर्क हमें करना पड़ेगा उसे अगेंस्ट लेके जाने के लिए। अब देखिए, ये तो डेफिनेशन अलग थी हमारे पास। जो हम प्रैक्टिकली बात करते हैं सेल की, तो दो टर्में आपको याद होनी चाहिए। उन दो टर्मों का मीनिंग आपको क्लियर होना चाहिए। क्या क्या? एक होता है ओपन सर्किट, एक होता है क्लोज सर्किट। ओपन सर्किट हम उसे बोलते हैं जिसमें आपने सेल को ले लिया लेकिन उसको कहीं कनेक्ट नहीं किया। आप शॉप पे गए, शॉप से जाके सेल ले आए वॉच में डालने के लिए, रिमोट में डालने के लिए, लेकिन आपने अभी तक उसको डाला नहीं है। तो यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि आपने अभी तक सेल में से कोई भी करंट बाहर नहीं निकाला। तो इस तरीके के कॉम्बिनेशन को, जो सर्किट, ऐसा सर्किट जिसमें सेल को अभी कनेक्ट नहीं किया गया, या ऐसा सर्किट जिसमें सेल की वजह से अभी करंट फ्लो नहीं हो रहा, उसे हम क्या बोलते हैं, ओपन सर्किट। और जब आपने सेल को कनेक्ट कर दिया तो उसकी वजह से कुछ करंट उसमें फ्लो होने लगा, तब जो बोलते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, क्लोज सर्किट बोलते हैं। ठीक है, तो इन दो के बेस पे भी ईएमएफ की डेफिनेशन बोली जाती है कि ईएमएफ क्या होता है। तो हम लिखेंगे पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस, किसके अक्रॉस, एंड्स के, किसके, सेल्स के, एंड्स ऑफ अ सेल इन एन ओपन सर्किट is called as its EMF। ये डिनोशन है। जब आपने सेल को लगा दिया किसमें, ओपन सर्किट में, यानी कि अभी तक करंट नहीं फ्लो हुआ उसमें से, तो उस टाइम सेल के एंड्स पे जो पोटेंशियल डिफरेंस है, सेल के अंदर जो पोटेंशियल डिफरेंस है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसकी ईएमएफ बोलते हैं। लेकिन जैसे ही उस ओपन सर्किट को आप क्या करोगे, क्लोज करोगे, सेल में से कुछ करंट
निकलना शुरू होगा। अपने सेल को रिमोट में लगा दिया है अच्छे से, तो लगते ही उसमें से क्या होगा, कुछ करंट निकलना शुरू हो जाएगा। तो तब क्या कहलाएगा वो, तो फिर देखिए पोटेंशियल डिफरेंस across ends of a cell in an closed circuit। जब सर्किट क्लोज्ड है यानी कि उसमें से कुछ करंट निकल रहा है, तब कहलाता है ये इज कॉल्ड टर्मिनल वोल्टेज या फिर टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस या फिर ऑपरेटिंग वोल्टेज, कई नाम है, और ऑपरेटिंग वोल्टेज या फिर टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। देखो दोनों डेफिनेशन क्लियर हो गई। ईएमएफ तो तब कहेंगे पोटेंशियल डिफरेंस को जब उसमें से कुछ करंट नहीं निकला, एक ओपन सर्किट में सेल पड़ा है। और पोटेंशियल डिफरेंस टर्मिनेटिंग तब होगा जब आपने उसको सर्किट में क्लोज कर दिया, उसमें से कुछ करंट बाहर आ गया। इन दोनों चीजों को रिलेट करने के लिए एक रिलेशन है हमारे पास, क्या है, E इज इक्वल्स टू V प्लस IR। देखिए ध्यान से, E हमारे पास EMF है, V हमारे पास टर्मिनेटिंग पोटेंशियल डिफरेंस या टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। ये टर्म हमें बताती है पोटेंशियल ड्रॉप को, जिसमें I करंट जो सेल में से जा रहा है, और R जो है यहाँ पर इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल, जिसे हमने अभी पढ़ना है, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। देखिए जब तक सेल को रिमोट के अंदर नहीं डाला, शॉप से लेके आए और रिमोट में नहीं डाला, तो उसके ऊपर आपने देखा कि सेल कितने वोल्ट का है, उसके ऊपर 5 वोल्ट लिखा हुआ है। वो जो 5 वोल्ट है वो है उसकी ईएमएफ, जो उसके अंदर एनर्जी सेव है। जैसे ही आपने उसको रिमोट में लगाया, लगाते ही उसमें से कुछ करंट फ्लो हो गया। वो जो करंट फ्लो हो गया, इसका मीनिंग उसकी एनर्जी चली गई, उसका पोटेंशियल जो है वो कम हो गया। जितना कम हुआ उसे तो क्या बोलते हैं, पोटेंशियल ड्रॉप। और जितना कम होने के बाद बच गया उसे हम क्या बोलते हैं, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस की अब उसके पास कितना है। एक सिंपल सा एग्जांपल, अगर मान लीजिए 5 वोल्ट का सेल लेके आए और रिमोट में लगाते ही 4 वोल्ट की पावर दिखा रहा है प्लस 1 वोल्ट, ऐसे होगा। ये तो है पोटेंशियल ड्रॉप, जो सेल में लगाते ही निकल गया, करंट निकलवा दिया इसने, इतना अभी भी बचा हुआ है और इतना टोटल था। तो टोटल जब वो ओपन सर्किट में था, ये क्लोज सर्किट में, और ये पोटेंशियल ड्रॉप हो चुका है। पोटेंशियल ड्रॉप क्यों हुआ, क्योंकि जैसे ही आपने सेल को लगाया, सेल के लगाते ही वहां पे करंट फ्लो होने लगा। अब करंट फ्लो हुआ तो करंट ऐसे ही क्यों ना फ्लो हुआ, आपको पता है करंट में चार्ज को फ्लो कराने के लिए तो पोटेंशियल देना पड़ता है, तो वो पोटेंशियल सेल ने दिया, इस वजह से उसका पोटेंशियल क्या हो गया, डाउन आ गया। अब बच्चे एक क्वेश्चन अराइज करते हैं समटाइम्स कि सर ऐसा क्यों होता है कि एक सेल को हमने रिमोट में लगाया तो वो सेल 1 महीने के लिए चलता है, 2 महीने, उसकी एवरेज से आपको आइडिया लग जाता है सेल कितने दिनों में खत्म होते हैं। ये पोटेंशियल जो ड्रॉप हो रहा है ये कौन कंट्रोल कर रहा है। ऐसा भी तो हो सकता था कि सेल को रिमोट में लगाया, वो 5 मिनट में खत्म हो गया, सारी एनर्जी उसने फट से अपने में से निकाल दी। इतना लंबा उसको कौन कंट्रोल करके रख रहा है कि आपने इतनी ही अमाउंट में एनर्जी निकालनी है ताकि सेल की लाइफ 1 महीना चल सके, 2 महीना चल सके। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है कि सेल के अंदर का इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। ये कंट्रोल करता है कि सेल में से कितना करंट जाएगा। कौन देता है इंटरनल रेजिस्टेंस सेल के अंदर? आपने केमिस्ट्री की है, केमिस्ट्री में टर्म मैं आपको भी बोलूंगा तो आपको याद आ जाएगी। टर्म का नाम है इलेक्ट्रोलाइट, क्योंकि आपको पता है सेल के अंदर एक केमिकल कंपोजिशन है
जो करंट को फ्लो चार्ज पैदा करने का काम करता है वो है इलेक्ट्रोलाइट। और इलेक्ट्रोलाइट जो है वो एक तरीके से क्या है, सॉल्यूशन है। अब सिंपल सी बात है, आप भाग रहे हो, रोड पे भाग रहे हो, अगर रोड पे भागते रहोगे तो आप बहुत जल्दी जहाँ आपकी डेस्टिनेशन है वो पहुँच जाओगे, लेकिन आपको रास्ते में पानी में से भागना पड़ जाए तो आपकी स्पीड रोड के मुकाबले क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसलिए एक सेल के अंदर हम इनडायरेक्टली कंपेयर करके दिखा रहे हैं आपको फिजिक्स के मोशन के लॉज के साथ कि सेल के अंदर चार्ज को एक सॉल्यूशन में से पास कराया जाता है जिसे आप इलेक्ट्रोलाइट बोलते हो, जिसमें उनकी स्पीड कम हो जाती है, या फिर हम ये कह सकते हैं वो सॉल्यूशन चार्ज को रोकने का काम करता है। एक उनके लिए एक रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है, उनको एक जो है रास्ते में उनकी रुकावट पैदा करता है, और यही रेजिस्टेंस सेल के अंदर चार्ज के फ्लो को कंट्रोल करता है कि कितना चार्ज आपने सेल में से निकालते रहना है जिससे उसकी लाइफ बढ़ सके। तो इंटरनल रेजिस्टेंस क्या हो गया फिर आपके पास, रेजिस्टेंस ऑफर्ड टू द फ्लो ऑफ करंट, resistance offered to the flow of current by the electrolyte of cell, by the electrolyte of cell is known as internal resistance of cell। इसको बोलते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक है, अब जब इतना हमने पढ़ ही लिया है सेल के बारे में, ईएमएफ क्या होती है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है, तो थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं सेल के बारे में भी। सेल क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, बैटरी क्या होती है, बेसिक से छोटे छोटे क्वेश्चन है, कंपटीशन लेवल में आपसे पूछ लिए जाते हैं। तो सबसे पहले सेल क्या होता है, एक डिवाइस जो इलेक्ट्रिक करंट पैदा करने के लिए यूज किया जाता है किसी केमिकल एक्शन के थ्रू। सेल के अंदर एक केमिकल एक्शन होता है, इलेक्ट्रोलाइट में चार्ज आयनाइज होते हैं, वहां से वो फ्लो करते हैं, उस केमिकल एक्शन से चार्ज पैदा हुए, चार्ज फ्लो होना शुरू हुए और करंट जो है वो सेल के अंदर आ जाता है। इसलिए हम सेल की डेफिनेशन में क्या बोलते हैं कि अगर कोई आपसे सेल की डेफिनेशन पूछे तो हम कहेंगे, क्या कहेंगे इसको, अ डिवाइस for producing electric current, a device for producing electric current by chemical action is called, इसे हम कहेंगे सिंपली सेल भी बोल सकते हो या फिर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल भी बोल सकते हो। इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और सिंपली सेल भी कह सकते हो, सिंपल एक सेल, ओनली सेल। दो टाइप के सेल होते हैं देखो हमारे पास, एक होता है प्राइमरी सेल और एक होता है सेकेंडरी सेल। डेफिनेशन नहीं लिखवाऊंगा मैं, आपको सिर्फ बता दूंगा होता क्या है, क्योंकि केमिस्ट्री के टॉपिक है जनरली, हम सिर्फ आपके नॉलेज के लिए बता रहा हूँ आपको। प्राइमरी सेल वो होता है जिसमें केमिकल एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, और एक बार सारी केमिकल एनर्जी पूरी इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गई, सेल खत्म। आप प्राइमरी सेल को रिचार्ज नहीं कर सकते। ये यूज एंड थ्रो वाला सेल है कि जैसे ही रिमोट के सेल खत्म हुए आपने उसको बाहर फेंक दिया। तो प्राइमरी सेल वो है जिसमें केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड वी कैन नॉट रिचार्ज द सेल अगेन। बट इन सेकेंडरी सेल कंपैरिजन के लिए सिंपल सा बता दूं, इसको आप दोबारा से रिचार्ज कर सकते हैं। इसमें होता क्या है, सेकेंडरी सेल में पहले चार्जिंग होती है, हम इलेक्ट्रिसिटी इसको देते हैं, ये उस इलेक्ट्रिसिटी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके सेव करता है, और फिर जब हमें इसकी नीड होती है तो ये उस स्टोर की गई केमिकल एनर्जी को दोबारा इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करके हमें दे देता है।
जैसे ही ख़त्म होगा फिर चार्ज कर लेंगे। फिर इलेक्ट्रिसिटी इसको दी, इसने केमिकल एनर्जी में उसको सेव कर लिया, ज़रूरत पड़ने पर फिर डिस्चार्ज कर लिया। तो सेकेंडरी सेल जो है वो चार्जिंग डिस्चार्जिंग पे चलता है, लंबा यूज़ कर सकते हैं इसको, आप एक ही बार में यूज एंड थ्रो कर सकते हैं। तो ये हमारे पास प्राइमरी सेल और सेकेंडरी सेल। सेल से रिलेटेड एक टर्म और हमारे पास है, हम समझ लेते हैं जब हमने इतना डिस्कस किया है तो। टर्म है हमारे पास बैटरी, देखिए बैटरी किसे कहते हैं, जहां पर दो या दो से ज्यादा सेल्स को हम आपस में जोड़ देते हैं तो उस कॉम्बिनेशन को बैटरी बोलते हैं। नई चीज नहीं है आपके पास, लिखवाने की भी हमें डेफिनेशन की जरूरत नहीं है। 10th क्लास में आप ये चीजें पढ़ के आए कि एक सिंगल सेल होता है जिसमें दो ही टर्मिनल होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, और जब आप ऐसे सेल्स को जोड़ देते हो दो या दो से ज़्यादा तो वो आपके लिए क्या बन जाती है, फिर बैटरी बन जाती है। ठीक है, दो से ज़्यादा कॉम्बिनेशन को हम बैटरी बोल देते हैं उनके। जो यहाँ पर बैटरी वर्ड हमने लिखा, इसका मेन पर्पस क्या था, हमें बैटरी से रिलेटेड एक टर्म यहाँ नहीं बतानी है आपको, वो नई टर्म एग्जाम में ज़्यादा पूछी जाती है आपसे। वो है आपके पास कैपेसिटी ऑफ बैटरी। इसको तो आप सिंपल लिख सकते हो, कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर सेल्स। कैपेसिटी ऑफ बैटरी, ये आपको पता होनी चाहिए कैसे निकालते हैं। कैपेसिटी ऑफ बैटरी, ये है जो आपको बताना है यहाँ पर। कैपेसिटी ऑफ बैटरी क्या होती है? कैपेसिटी ऑफ अ बैटरी इज इट्स एबिलिटी टू स्टोर चार्ज। चार्ज को स्टोर करने की जो उसकी एबिलिटी है उसको बोलते हैं हम बैटरी। जैसे चार्जिंग आप कर रहे हो तो वो कितना चार्ज स्टोर कर रही है, जितना ज़्यादा वो चार्ज स्टोर कर सकती है उतनी उस बैटरी की कैपेसिटी ज़्यादा है। तो हम लिखेंगे इट इज़ द एबिलिटी टू स्टोर चार्ज। चार्ज को स्टोर करने की एबिलिटी है ये हमारे पास। इसको मेजर करने की भी एक यूनिट है हमारे पास। इट इज़ मेजर्ड इन, सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाने वाला क्वेश्चन, कैपेसिटी को किससे मेजर करते हो? इट इज मेजर्ड इन एम्पियर आवर। एम्पियर आवर, AH, ये है वो यूनिट जिससे हम बैटरी की कैपेसिटी बताते हैं। तो 1 एम्पियर आवर किसके इक्वल होगा? एम्पियर को लिख सकते हैं चार्ज बाय टाइम। करंट क्या होता है? Q बाय T, Q 1 कूलम, टाइम भी 1 सेकेंड। आवर को सेकंड में बदलोगे तो कितना आ गया? सेकंड से सेकंड कैंसिल आउट, 3600 कूलम। यानी कि एम्पियर आवर किसकी यूनिट है? कूलम की यूनिट है, लेकिन बड़ी यूनिट है, क्योंकि 1 एम्पियर आवर में कितने कूलम आ गए? 3600 कूलम इसके अंदर आ गए। इसलिए हम ये भी कह सकते हैं कि 1 एम्पियर आवर जो है वो बिगर यूनिट है चार्ज की। देखो हमने बोला है ना कि बैटरी क्या करती है? चार्ज स्टोर करती है। तो सिंपल सी बात है, चार्ज स्टोर तो आप कूलम में लिख सकते हो। जब चार्ज स्टोर हो रहा है, चार्ज की यूनिट क्या है? कूलम। लेकिन हमने फिर भी उसको क्या कहा कि वो किस में मेजर होता है? एम्पियर आवर में, क्योंकि ये बड़ी यूनिट है, इसलिए हम इसका यूज करते हैं। तो आज की जो हमारी वीडियो थी वो छोटी छोटी टर्म्स जो आपको इससे रिलेटेड जो हम अभी आगे यूज करने वाले हैं इस यूनिट में, ये टर्म्स आगे बहुत यूज होंगे। इंटरनल रेजिस्टेंस, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, सेल, बैटरी, EMF, और ये सब आपको मीनिंग जो है आपके क्लियर हो जाने चाहिए। नेक्स्ट वीडियो में हम जो है इनका यूटिलाइज करेंगे, इनको हम इम्प्लीमेंट करेंगे दूसरे सर्किट्स में या फिर दूसरे टॉपिक्स के अंदर।